शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। राजस्थान इतिहास, राजस्थान अपन पढ़ रहे हैं और राजस्थान में अपन पढ़ रहे हैं सभ्यताएं। कुछ सभ्यताएं अपन ने देख ली। आज अपन देखते हैं लौह युगीन सभ्यता। लौह युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता। ठीक है, देखो मैं आपको जो चीजें करा रही हूँ ठीक है, डेप्थ में है। अगर आपकी क्षमता हो तो आप कोशिश करना किताबों से और पढ़ लो और उसमें नोट्स ऐड कर लो। लेकिन फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एक बार इसे याद कर लो, उसके बाद में अपन और चीज़ों को करते जाएंगे। ठीक है, मैं लाइव क्लास जल्दी शुरू करने वाली हूँ। जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं लाइव टेस्ट होगा, उसमें पता चल जाएगा कि कितना आप लोग पढ़ रहे। ठीक है, तो लौह युगीन सभ्यता, देखो मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जो धातु से सबसे पहले पता चली वो थी तांबा। तांबे के बाद में कांसा, और कांसा दो चीजों को मिला करके बनाया जाता है। और कांसे के बाद में जो जानकारी उसे मिली वो कौन सी मिली है? लोहे की। अपन पढ़ेंगे आगे चल के। लोहे की जानकारी होने के बाद में खेतों को बड़े स्तर पर काटना आसान हो गया। इससे फायदा क्या हुआ? तीर, धनुष, बाण, ये चीजें बनाने। राजस्थान में स्थान है नौह। ये नौह पड़ता है भरतपुर में। तो यहाँ नौह भरतपुर से लोहे के कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ छोटी छोटी धातुओं वो चीजें मिली। ठीक है, पर्टिकुलर को विशेष नहीं। उसके अलावा विराटनगर ये आपके पड़ता है जयपुर में। यहाँ से भी लौह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। जोधपुरा से भी लौह युगीन, ये जयपुर में पड़ता है, सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा सुनारी नाम नहीं है किसी का, झुंझुनू जिले में एक स्थान है, वहां से भी लौह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। कुछ चीजों को अपन एक एक करके अलग से देखेंगे और उनकी डिटेल पढ़ेंगे। बात करते हैं विराटनगर की। इसे बैराट भी कहा जाता है। ठीक है, बैराट या विराटनगर। अब घटना है 1837 की। एक व्यक्ति होंगे कैप्टन बर्ट, और ये जाएंगे, ये यहाँ पर कैप्टन बर्ट, ये यहाँ पर पहाड़ियों में जाकर के चीजों को खोजेंगे। और 1837 ईस्वी में भाब्रू में शिलालेख इनको एक प्राप्त हो जाता है। भाब्रू का शिलालेख इनको प्राप्त हो जाता है। ये वही समय है जब हमारे भारत में इस समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मद्रास और उसके अलावा लंदन ये बंद कर रहे थे। तो इस शिलालेख को 1840 में एशियाटिक, मैंने अपने नेशनल हिस्ट्री के वीडियो में बताया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका मुख्यालय था कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। ये जानकारी कब बना? मेरा एक वीडियो है प्राचीन भारत का आधुनिक लेखन, उसमें चीजें मिल जाएगी आपको। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में इस शिलालेख को ले जाकर के रख दिया। इसीलिए इस शिलालेख का एक नया नाम है भाब्रू कलकत्ता। इसका एक नया नाम क्या रखा गया? भाब्रू कलकत्ता शिलालेख। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कैप्टन बर्ट ने इसे खोजा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका नाम है, और वहां पर इसे पहली बार खोजा। ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति आएंगे आगे चल करके, और उनका नाम है 1840 ईस्वी में, एक मिनट, इस पहले एक और चीज है, कैप्टन किटोई। इन्होंने क्या करा? ये जो शिलालेख है इसका लिप्यांतरण किया। लिप्यांतरण क्या होता है? जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उसको इन्होंने पढ़ने का काम किया है। ठीक है, फिर 1861-62 के आसपास एक व्यक्ति आएंगे, डॉक्टर कनिंघम। डॉक्टर कनिंघम यहाँ पर पुनर्सर्वेक्षण करेंगे। डॉक्टर कनिंघम आएंगे, चीजों को दोबारा से यहाँ पर एक बार उत्खनन करेंगे। और डॉक्टर कनिंघम के सर्वेक्षण करने के बाद 1872 ईस्वी समय, देखो 1861-62 भारत में इस समय विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद कुछ घटनाएं चल रही थी। 1871-72 ऐसे याद रखना, इस समय लॉर्ड मेयो होते हैं भारत में। भारत में पहली बार प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत इस समय होती है। तो यहाँ पर कार्लाइल आएंगे जो इनके सहायक थे। कार्लाइल क्या है? इनके सहायक। ये दोबारा से इस क्षेत्र का पुनर्निरीक्षण करते हैं।
ठीक है, अपन एक बार फिर से देखते हैं। विराटनगर की बात हो रही है। कैप्टन बर्ट ने 1837 में बाबरू का शिलालेख खोजा था, जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में रखा, इसलिए इसे हम बाबरू शिलालेख या कलकत्ता बाबरू भी कहते हैं। किटोई ने ये जो लिखा हुआ था इसका लिप्यांतरण करा, और कनिंघम जो इन्होंने पुनरुत्खनन किया, उनके एक साहित्यकार ने इन्होंने इसके बारे में डिटेल लिखी। अब ये जो दोनों चीजें खोजी गई है, इनका जो एक ट्रांसलेशन किसी मैगजीन में किया गया, वो बोनई और सेनाट, ये नाम आप याद रखना, बोनई और सेनाट नाम के दो व्यक्तियों ने किया है, सेनाट। ठीक है, अब इस जगह की मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसके बाद पूरी डिटेल आपको बता। ठीक है, डिटेल क्या है जी, ये बाबरू शिलालेख भगवान बुद्ध के लिए लगवाया गया शिलालेख, अशोक के द्वारा लगवाया गया शिलालेख है। ये विराटनगर में मिला है। विराटनगर कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। इस जगह कुछ और चीजें भी है। ये जो विराटनगर है, ये वही विराटनगर है जब अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास यहाँ पर व्यतीत किया। तो इस जगह कई और चीजों के साक्षी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वनस्पति की ज्यामिति आकृतियां मिलती है। वनस्पति प्लस ज्यामिति की आकृतियां यहाँ पर मिलती है। ये दो चीजें यहाँ मिलती हैं। कैसी वनस्पति? पत्ते, इन चीजों की मिलती है। ज्यामिति की वृत्त बनाया हुआ, आयताकार चीजें बनाई हुई है। साथ में गो यानी कि गाय, गोखुर, गाय के पैरों के निशान यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, कौन सी गायों के पैरों के निशान मिलते हैं? ऐसा माना जाता है दुर्योधन या कौरव जो थे वो जिन गायों को ले गए थे, जो गाय उस समय वहां के विराटनगर के जो शासक थे विराट की, उनको ले जाए थे, उस समय उनको छुड़ा के लेके आने का काम अर्जुन करता है। तो उन गायों के पैरों के निशान भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, एक महल मिलता है कीचक का। कीचक सेनापति था विराट का, और विराट की बेटी का नाम था उत्तरा, और उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से होता है। अभिमन्यु। ठीक है, तो ये यहाँ की जानकारी है। कीचक जिसका वध किसने कर दिया था? भीम ने, क्योंकि कीचक ने द्रौपदी के साथ में बदतमीजी की, इस वजह से इसका क्या कर दिया था? वध। कीचक सेनापति था। इसकी जानकारी भी, इन चीजों की जानकारी भी यहाँ से मिलती है। यहाँ पे ताल है, उसका नाम है भीमताल। ठीक है, उत्तराखंड जब आप जाओगे, उत्तराखंड जाने के बाद में आप रेलवे स्टेशन से उतर के आगे जाने के लिए जब जाना शुरू करते हो, तो पहला जो स्थान आता है जब आप टैक्सी में जाना शुरू करते हो रानीखेत के, पहला स्थान आता है भीमताल। वो भीमताल अलग है और ये भीमताल अलग है। तो यहाँ पर भीमताल, और ऐसा माना जाता है कि जो भीमताल है, द्रौपदी को प्यास लगने पर भीम ने इसको बनाया था, आज भी मिलता है। पहाड़ियां हैं यहाँ पर। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी, एक और मिलती है मोती डूंगरी। तो ये मोती डूंगरी सामान्यतः गणेश जी से इसका सामना होता है। एक और मिलती है बीजक डूंगरी या बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी, ये जो बीजक की पहाड़ी है, इस बीजक की पहाड़ी पर ही बाबरू का शिलालेख मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बीजक की पहाड़ी पर क्या मिला? बाबरू का शिलालेख। ठीक है, अब 1910 ईस्वी सन में, तब की घटना है 1910 ईस्वी सन, D.R. भंडारकर जी आए। वो कहेंगे कि लोग चलो हम भी जाते हैं और यहाँ पर हम भी उत्खनन का काम करते हैं। तो D.R. भंडारकर यहाँ आते हैं और यहाँ पर वो उत्खनन का काम करना शुरू करते हैं। D.R. भंडारकर, इनके बाद में 1936-37, देखो दयाराम साहनी, ये वही दयाराम साहनी है जो 1921 में हड़प्पा में उत्खनन करेंगे। अपन ने पढ़ा था नेशनल हिस्ट्री की क्लास में कि दयाराम साहनी ने 1921 में, जब पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल होते थे, तब हड़प्पा, रावी नदी के तट पर हड़प्पा है, वहां पर उत्खनन का काम किया। तो 1936-37 में दयाराम साहनी ने यहाँ किया। इसके बाद दयाराम साहनी, मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा कि अलग है, 1937-38 में टोंक चले जाएंगे। टोंक यानी कि रैंड नामक स्थान है, और वहां पर उत्खनन का काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना 36-37 में क्या इन्होंने विराटनगर में, और 37-38 में करेंगे टोंक। ठीक है, तो ये दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन का काम किया। 1961-62 में 61-62
1962 में नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी, इनका भी मन नहीं लगा, इन्होंने कहा मैं भी देख के आऊंगा, जब इतने सारे लोग यहाँ पर गए देखने के लिए, तो नील रत्न बनर्जी भी वहां पर चले जाते हैं। नील रत्न बनर्जी को कुछ खास चीजें तो प्राप्त नहीं होती, बस कुछ उपकरण प्राप्त हो जाते हैं, कुछ शीशे की छोटी मोटी चीजें, और ये चीजें वहां से इनको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, विराटनगर वो क्षेत्र जहां पर अज्ञातवास पांडवों ने बिताया था, विराटनगर वो क्षेत्र जहां पर अशोक का भाभरू का शिलालेख मिलता है। ये भाभरू का शिलालेख जो है कलकत्ता में रखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ डूंगरियां हैं जिनके बारे में बात होती है, मैंने लिख दी। उत्खनन किस किसने किया? आरएस में सवाल पूछा जाता है, आरएस में सवाल आता है निम्न स्थानों में से किस व्यक्ति ने उत्खनन का काम नहीं किया या किया है, सत्य असत्य। खूब सारे लोग हैं जी यहाँ पर, तो ये आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोहयुगीन सभ्यता में चीजें मिली हैं, तो कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनके नाम आपको और देखने पड़ेंगे। एक पहाड़ी का नाम है बनेड़ी, एक पहाड़ी का नाम है ब्रह्मकुंड, जीनोगार, जीनोगार। तो ये पहाड़ियाँ हैं जिनकी यहाँ पर बात होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक बौद्ध धर्म का गोल मंदिर मिला है, गोल बौद्ध धर्म का मंदिर मिला है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म अपन पढ़ेंगे आगे चल के, बुद्ध धम्म और संघ, इन तीनों की शरण में जाने के लिए बात होती है। भाभरू शिलालेख में भी लिखा हुआ है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। तो बौद्ध गोल बौद्ध मंदिर मिला है, एक बौद्ध स्तूप मिला है, बौद्ध स्तूप मिला। स्तूप क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में उनके शरीर के अवशेषों को अलग अलग हिस्सों में बांट करके जगह जगह स्तूप बनाए गए। स्तूप के चारों तरफ एक परिक्रमा लगाने का स्थान होता है, परिवेश जिसे कहा जाता है, और वो प्रदक्षिणा पथ, मेरे व्यक्ति प्रदक्षिणा पथ पर चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं और वो उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, एक स्वर्ण मंजूषा मिली है, स्वर्ण यानी कि सोने की, मंजूषा यानी कि बक्सा। तो सोने का एक मंजूषा मिला है जिसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का कोई अवशेष रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलिए एक शासक पढ़ेंगे अपन, मिहिर कुल, और ऐसा माना जाता है कि मिहिर कुल ने भगवान बुद्ध के जितने भी स्तूप थे, मंदिर थे, बनवाए, उनका सब चीजों का यहाँ से समाप्त कर दिया या फिर नष्ट कर दिया। ठीक है, एक छोटी सी बात, मैं इसे एक बार 1 मिनट के लिए भारत मान लेते हैं। ठीक है, इसे थीमेटिक मैप भी कहा जाता है, और वैसे भारत का मैप आप लोग देखो तो भारत यहाँ पर नेपाल अगर पड़ता है, तो नेपाल से उत्तर की तरफ अगर जाएंगे सब जगह, तो जो बौद्ध धर्म की शाखा है उसका नाम है महायान। चीन हो गया, तिब्बत हो गया, जापान हो गया, कौन सी शाखा मानी जाती है? महायान। इधर भारत में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन देशों में जो बौद्ध धर्म की शाखा रह गई उसका नाम क्या है? हीनयान। ठीक है, दक्षिण में बौद्ध धर्म की जो शाखा है उसे हीनयान कहा जाता है, उत्तर में बौद्ध धर्म की जो शाखा है उसे महायान कहा जाता है। तो ये जो महायान शाखा है भारत में या फिर भाभरू शिलालेख में जो बौद्ध धर्म की शाखा मिली है वो कौन सी है? हीनयान। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है आगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक यहाँ पर टुकड़े मिले, चुनार के जो बलवा पत्थर होता है, पाषाण होता है, उसके सैकड़ों की संख्या में टुकड़े मिले, चुनार के पाषाण मिले यानी कि पत्थर के टुकड़े मिले, पत्थर के टुकड़े। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ से क्या मिला है विराट? एक शेर की मूर्ति मिली है, शेर यानी सिंह, लेकिन वो टूटी हुई है, टकना जो शेर का होता है उसके पास से वो टूटा हुआ, तो भग्न यानी कि टूटी हुई, टूटी हुई शेर की मूर्ति मिली, पत्थर की, शेर या सिंह की पत्थर की मूर्ति मिली। ठीक है, मूर्ति मिली। यहाँ से एक लिपि मिली है, ये ध्यान रखना, यहाँ से एक विशेष प्रकार की क्या मिली है? लिपि। इसको शंख लिपि कहा गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसी लिपि?
शंख लिपि। मैं जब भी मेरी क्लास में पढ़ाती हूँ और जितने भी बच्चे हों, पहले जो बच्चे नए बच्चे जो होते हैं, कई बार मैंने पूछा लिपि में और आपको भाषा में अंतर पता है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं भाषा और लिपि में अंतर नहीं जानते। एक मिनट के लिए देख लेते हैं। ये रुपया लिखा है, ठीक है, और ये रुपी लिखा है, ठीक है। लिखा तो रुपया है, लेकिन ये लिपि है देवनागरी और ये कौन सी लिपि है? रोमन। आप लोग मैसेज लिखते हो, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसको ऐसे लिख दो, मैं मेरे घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरे घर जा रहा हूँ, भाषा तो हिंदी है, ये लिपि कौन सी है? रोमन। आजकल आप इसको व्हाट्सएप भाषा बोल देते हैं। अगर आपने ऐसे लिखा, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, भाषा अब भी हिंदी है, लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी, ठीक है। भाषा वही हो सकती है, लिपि बदल जाती है। जैसे मान के चलो कुछ दक्षिण भारत की हीरोइन है और उन्हें उत्तर भारत की फिल्मों में काम मिलता है, अब उन्हें हिंदी नहीं आती, तो उनको उसी भाषा में, उस लिपि में वो शब्द लिख के दिया जाता है जो उनको अपने मुंह से प्रोनाउंशिएट करना होता है, बस, ठीक है। तो यहाँ से एक विशेष प्रकार की लिपि मिली है और वो कौन सी लिपि है? शंख लिपि है, ठीक है। तो ये एक चीज और रह गई यहाँ पे, 16वीं शताब्दी, ठीक है। 16वीं शताब्दी का समय है अकबर का, और अकबर और जहांगीर। तो अकबर और जहांगीर के मुगल कालीन सिक्के भी यहाँ से, मुगल कालीन सिक्के भी यहाँ से मिले, ठीक है। एक चीज और ध्यान रख लेना, एक प्याला मिला है, प्याला बोलते हैं कटोरे को, एक कटोरा मिला है, लोहे का मिला है। उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात है उस प्याले की कि उस समय का, उस तिथि के आसपास का जो घटना लोग युग की हो रही है, उस समय का ये सब एकमात्र कटोरे, ठीक है। कटोरे तो आज के समय में खूब है, दुनिया भर के, उस समय का ये कटोरा है, ठीक है। तो लौहयुगीन सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, और लौहयुगीन सभ्यता में हमने पहला महत्वपूर्ण कौन से पढ़ी? विराटनगर की सभ्यता, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जो लौहयुगीन सभ्यता है उसमें हम अगर तुलना करें भारत से और विदेशों से, तो विदेशी लोग जो थे हथियार जो बनाते थे, जैसे मान के चलो ये हथियार है, तो ये हथियार विदेशी लोग किनारे से बारीक बनाते थे, बीच में मोटा होता था, इससे ये मजबूत रहता था। भारतीय लोग जो बनाते थे, तीर बनाते थे, चाकू बनाते थे, बर्छी बनाते थे, भाले बनाते, ये चीजें पहली तीखी तो होती है, मजबूत नहीं होती। तो ये भारतीय और विदेशियों के लौहयुगीन और उस समय के जो हथियार होते थे उनका अंतर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी विराटनगर की सभ्यता। इसमें दो बातें और रह गई है, एक रह गया सिक्के। विराटनगर की सभ्यता में कुछ सिक्के मिले हैं, 36 सिक्के मिले हैं, और इन सिक्कों का थोड़ा सा विभाजन कर लेते हैं। 8 सिक्के पंचमार्क सिक्के, 36 में से पंचमार्क, पीछे कितने बचे? 8 गए तो 28, 28 में से 16 सिक्के यूनानी, ये सारे के सारे यूनानी शासकों के, यूनानी शासक के हैं, और 16 यूनानी शासक मिनांडर के, यूनानी शासक मिनांडर, ठीक है। आप लोगों को याद हो तो मैं जब प्राचीन भारत के सीरीज करवा रही थी उसमें मैंने आपको करवाया, यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन बौद्ध भिक्षु होता है, और उन दोनों के प्रश्नों का एक बुक है मिलिंद पन्नो। बाद में यूनानी शासक मिनांडर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो ये देख लेना, टोटल शायद 12 बची, 12 जो मुद्राएं हैं वो यूनानी मुद्राएं हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगली सभ्यता लौहयुगीन में पढ़ते हैं, ईसवाल यानी कि उदयपुर की सभ्यता, ठीक है। टोटल 36 में 8 पंचमार्क, पीछे कितनी आ गया? 28, 16। मैथ्स पढ़ते हैं जो बच्चे ठीक ठाक चीजों को जानते हैं। अगला है ईसवाल की सभ्यता। ईसवाल की जो सभ्यता है, ईसवाल की सभ्यता ये उदयपुर में है, और उदयपुर में सबसे पहले जो उदयपुर विद्यापीठ संस्थान है वहां की तरफ से दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, दयाराम साहनी वहां पर उत्खनन काम करवाएंगे। पीछे अभी बताया विराटनगर, उसके बाद यहाँ भी करवाएंगे और फिर रेड भी करवाएंगे। दयाराम साहनी ने 1940 में यहाँ पर
काम शुरू करवाया। ईस्वा से 2000 ईसा पूर्व, 2007 ईसा पूर्व के लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष थे। ये आगे एक जगह और मिलेंगे, अपन सुनारी झुंझुनू पढ़ेंगे, उसमें तो धोकनी भी मिलेगी, और धोकनी में हमको तापमान जो टेम्परेचर कंट्रोल करने की कंडीशन है वो भी मिलेगी। तो यहाँ से 2007 ईसा पूर्व पुरानी लोहे के भट्टियाँ मिली, लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, लोहे के अन्य अवशेष जैसे लोहे का अयस्क इत्यादि भी यहाँ से प्राप्त हुआ। ये सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से और भी कई सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन इतना ही आप ध्यान रखना इस सवाल के बारे में। अगला है रैंड टोंक, ये इम्पोर्टेंट है टोंक। यहाँ पर शुरुआत में 1937-38 में दयाराम साहनी जी आएंगे और वो यहाँ पर उत्खनन का काम करेंगे। फिर आएंगे डॉक्टर केदारनाथ, ठीक है, डॉक्टर केदारनाथ भी यहाँ पर उत्खनन का काम करेंगे। ये जो टोंक है, टोंक से खूब सारे लोहे के अवशेष और ये चीजें मिले, इसलिए इसे राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहेंगे? टोंक को। एक और व्यक्ति है NK पुरी, ठीक है, कैलाशनाथ पुरी, कैलाशनाथ पुरी। इन्होंने क्या करा, ये जो उत्खनन हुआ है रैंड वाला टोंक में जो मिले, इन चीजों को उत्खनन को एक बुकलेट, एक प्रकाशन में प्रकाशित करवाया, इस नाम से इन्होंने इस प्रकाशन को, जो टोंक में सारी चीजें मिली उनको प्रकाशित करवाया। खास चीजें टोंक से क्या मिली? समानांतर दीवारें मिली है। ठीक है, समानांतर दीवारों के अवशेष मिले, ये खास बात है। एक खास बात यहाँ से 2 मंजिला मकानों के अवशेष मिले। अब 2 मंजिला मकान का अवशेष ये क्या करा है? खुदाई से तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि खुदाई में तो चीजें खत्म हो चुकी है। मकानों के बनाने के स्तर से पता लगा है कि मकान कैसे रहेंगे भविष्य में 2 मंजिला, इसलिए इसको नगरीय क्षेत्र की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ से नालियों के अवशेष भी मिले हैं, यहाँ से फुटपाथ के अवशेष भी मिले, इसलिए संभावना है ये जो सभ्यता है ये कैसी रही होगी? नगरीय सभ्यता। ठीक है, टोंक से एक विशेष चीज और मिली है, एक फूलदान मिला है। फूलदान, फूल जिसे दान कर देते हो आप, एक पॉट मिली है, उसकी जो बनावट है वो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक कृति मानी गई। एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है, ठीक है, जिसमें पगड़ी सिर पर पहनी है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि पगड़ी सिर पर पहनी हुई एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है। ठीक है, टोंक से जो मटके घड़े मिले हैं, उनमें रिंग वेल्स बने हुए हैं, रिंग वेल्स। ठीक है, घड़े के चारों तरफ जो गर्दन बनती है उसे रिंग कहते हैं, वेल्स जो छोटे छोटे छेद है। इसके 2 उद्देश्य होते थे, एक तो सफाई हो सके, एक पानी की निकासी। तो बड़े बड़े जो घड़े मिले हैं उन पर रिंगल्स और कहीं इनकी संख्या, और अलग रिंगल्स भी मिले, उनकी संख्या कितनी मिली है? 115। एक बार फिर से बता देती हूँ, लोहे सभ्यता ईसवाल उदयपुर के जो विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर उत्खनन का काम करवाया गया। 1940 में दयाराम साहनी जी जाते हैं, यहाँ पर भट्टियाँ मिली है 2000 साल ईसा पूर्व पहले की, और लोहे के अयस्क हुई चीजें। रैंड टोंक को टाटा नगर भी कहा जाता था। फूलदान मिला है, यक्षिणी की मूर्ति मिली है, डॉक्टर केदारनाथ और इन्होंने यहाँ पर उत्खनन का काम किया। 2 मंजिला मकान और नगरीय क्षेत्र इसको कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गए ये दोनों। अगला देखते हैं अपन झुंझुनू की सभ्यता, यानी कि सुनारी की। ठीक है, अगला देखते हैं अपन झुंझुनू जिले में सुनारी सभ्यता। ये पड़ता खेकड़ी तहसील में कातली नदी के पास। ठीक है, सभ्यता का नाम क्या है? सुनारी। ठीक है, इसमें एक खास बात यह है, यहाँ से लोहा गलाने की जो भट्टियां होती है उसमें भोकनी के अवशेष भी मिले। भोकनी से फायदा क्या होगा? टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये यहाँ पर है तापक्रम नियंत्रित करने का यहाँ से चीज मिलती है। तो लोहा लगाने की भट्टी और ये सब मिले हैं तो सिंपल सी बात है, लोहे की चीजें भी मिलेंगी, तीर बाण हथियार ये चीजें। ठीक है, अगला है जूना खेड़ा पाली। जूना खेड़ा पाली, जूना खेड़ा पाली जो है यहाँ से 5 लेवल मिले, 5 स्तर मिले हैं, सॉरी 4, मेरी गलती, 4 स्तर मिले, सांस्कृतिक स्तर मिले। ठीक है, अब 4 में से 3 स्तरों को अपन देख लेंगे। जो सभ्यता बसने के वो 3 स्तर मिले। प्रथम स्तर, ठीक है, प्रथम जो स्तर है यहाँ पर ब्लैक और रेड, काले और लाल रंग के जो मृदभांड है उनके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। जो दूसरा स्तर है, दूसरे स्तर में एक चीज मिलती है, क्या मिलती है? जो मृदभांड है, मट्टी के जो बर्तन है उन पर शाल भंजिका की यहाँ पर मूर्ति या उकेरी भी मिलती है। शाल भंजिका क्या होती है? महिला की कोई भी तस्वीर बनाई हुई है जो मूर्ति जैसी है, उसमें खास बात है कि महिला को पेड़ के नीचे टहनी पकड़े हुए इस तरीके से दिखाया जाता है। और जो तीसरा स्तर है, तीसरे स्तर में कटोरे, ओकदार कटोरे तथा यहाँ पर दीपक जो दिया जलाया जाता है उसकी आकृति के चिन्ह यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर जो उत्खनन हुआ 1883-84 में, 1884 में H.W.B. गैरिक नामक व्यक्ति ने यहाँ पर उत्खनन का काम किया। अच्छा, जूना खेड़ा पाली अभी भी चर्चा में रहा था कुछ दिन पहले, यहाँ से कुछ सिक्के मिले हैं तांबे के, तो उस चीज़ों को भी आप लोग थोड़ा सा देखते रहे। तो ये हो गया झुंझुनू, ये जूना खेड़ा पाली। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन भीनमाल पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं भीनमाल। भीनमाल पढ़ते हैं आपके जालोर में, और यहाँ पर उत्खनन का काम किया है रत्नचंद्र अग्रवाल। भीनमाल जालोर में, ठीक है, और यहाँ पर उत्खनन का काम रत्नचंद्र अग्रवाल, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। ठीक है, भीनमाल भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो भीनमाल है, भीनमाल में 2 बातें ध्यान रखनी है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि अभी चल रहा है 2020, और उसमें 2 शताब्दियां और जोड़ लो, तब से यहाँ पर जीवन बसने के संकेत मिलते हैं। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यहाँ पर जीवन, सांस्कृतिक जीवन के संकेत मिलते हैं। एक चीज और है, नगरीय जीवन के संकेत मिलते हैं, विदेशी व्यक्तियों से संपर्क के संकेत मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? एक यूनान यूरोप का देश है, ग्रीक, वहाँ की एक सुराही मिलती है। सुराही होती है, जैसे ये पानी पीने के लिए एक सुराही है, इसमें पानी, तो यहाँ पर एक हत्ता बनाया जाता है। तो ये जो यूनानी सुराही है, इसके दोनों तरफ हत्ता बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? दुहत्ती सुराही। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये होगा भीनमाल। जालोर में 1953 में इन्होंने यहाँ पर उत्खनन का काम किया, 1953 में। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जीवन के संकेत मिलते हैं, विदेशियों से संपर्क के संकेत मिलते हैं, यूनान की एक सुराही मिलती है, और उस सुराही के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? ठीक है, अगला देखते हैं बरोर गंगा नगर। ठीक है, बागोर करोगे तो भीलवाड़ा हो जाएगा, ये बरोर है, बरोर गंगा। ठीक है, देखो गंगानगर कालीबंगा सभ्यता पहले पढ़ी है, तो यहाँ पर एक चीज सीधा ध्यान रखना, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले, कच्ची ईंटों से मकान के साक्ष्य आपको मिले। तो कालीबंगा से कच्ची ईंटें याद आ जाएंगी। एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली, 8000 मनके का अर्थ है मोती, और मोतियों की खास बात है, ऐसे मोटे मोती नहीं है, ये घड़े में रखे हुए मिले हैं, बहुत बारीक है। खास बात ये बारीक बनाए गए कैसे होंगे, तो ये बहुत बारीक मनके हैं। और यहाँ से एक चीज और है कि जब लाजवर्द, एक धातु, एक पत्थर जैसा होता है पहनने का, ये जो लाजवर्द है
इसका अफगानिस्तान से मंगाने का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। वैसे लाजवर्थ जितना भी भारत में आता था वो सारा का सारा कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। यहाँ से उद्योगों के साक्ष्य भी मिलते हैं, नगरीय बस्तियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, सड़कें हैं, अच्छी व्यवस्थित सड़कें हैं, ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे दो और रह गए आपके स्थान, एक रह गया नो भरतपुर और एक रह गया टोंक में नगर। ठीक है, नो ये स्थान भी आपके कहाँ पड़ता है? भरतपुर। नो युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, वही रत्नचंद्र अग्रवाल उन्होंने यहाँ पर उत्खनन का काम किया है। ठीक है, नो भरतपुर से लोहे के अवशेष मिले हैं, लोहे के अवशेष। तो लो युगीन सभ्यता है तो वो तो मिलेगी। ठीक है, लाल प्लस काले निर्माण मिले और 16 रिंग वेल मिले। बस इतना ध्यान रखना, 16 क्या मिले हैं? रिंग वेल्स। अगला है टोंक जिले में नगर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसका आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखिए। यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन का काम किया कृष्ण देव नामक व्यक्ति ने, इसका नाम आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर उत्खनन में खूब सारी चीजें मिली। एक चीज ध्यान रखना, ये जो उत्खनन का क्षेत्र है इसे कारकोट नगर भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है सवाल, निम्न में से किसे कारकोट नगर भी कहा जाता था या कहा जाता? तो टोंक को क्या कहा जाता है? कारकोट नगर। अब यहाँ से 6000 सिक्के मिले हैं जिनका संबंध मालव जनपद से बताया गया। यहाँ से एक मूर्ति मिली है महिषासुरमर्दिनी की, महिषासुरमर्दिनी। ठीक है, ये देवी की मूर्ति है और ये गुप्तोत्तर काल में है। गुप्त काल के बाद जो होता है उसे कहते हैं गुप्तोत्तर कालीन मूर्ति है। ठीक है, कमल का फूल धारण किए लक्ष्मी की मूर्ति है। तो ये तो अपने है ही, आज भी जब आप दिवाली पे पूजा करते हो तो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल, वही तस्वीर खरीदी जाती है। ठीक है, मोदक के रूप में गणेश जी, तो ये भी सही है। ठीक है, ये मूर्ति यहाँ पर बनी हुई मिली। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रख लेना, बस इतनी ही बातें हैं। और ये आपका जो लो युगीन सभ्यता है तथ्यों से पूरा हो गया। ठीक है, किस्से कहानियां इसमें इतनी होते नहीं है। अब आपको मैं किस्से कहानियां बताऊं, और पढ़ाई जब आप करते हो किस्से कहानियों से इतना हमें लेना देना होता नहीं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक और उसके अलावा जनपद पढ़ेंगे, शिवी जनपद और मालव जनपद, और साथ में ऐतिहासिक साक्ष्य। उसके बाद पूजा प्रतिक्रिया शुरू करेंगे। इससे पहले लाइव क्लास होगी, मैं आपको फेसबुक पे अमित सर के फेसबुक और व्हाट्सएप अमित सर के व्हाट्सएप पे आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। जिस भी दिन लाइव क्लास होगी आप उस समय रहिए और उस समय पर टेस्ट करें। थैंक यू, आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए।